प्रोफेसर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक साइंटिफिक और एग्जिस्टेंशियल सवाल पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। ज़रूर तशरीफ़ रखिए। आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रही हूँ और हाल ही में सेंस ऑफ टच पर रिसर्च करते हुए मैं एक अजीब उलझन में हूँ। हम इसे कितना मामूली समझते हैं, है ना? अक्सर हम अपनी सबसे कीमती नेमतों को मामूली समझते हैं जब तक कि वो छिन न जाएं। मगर आपकी उलझन क्या है? उलझन ये है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी। हमने हैप्टिक फीडबैक सिस्टम्स पर काम किया है, मगर इंसानी जिस्म का टच सिस्टम, ये तो एक अलग ही लेवल है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एवोल्यूशन का नतीजा है या इसमें कुछ और है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। चलिए, इस सफर पर साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है, हमारी जिल्द कितने स्क्वायर मीटर्स की है? एवरेज अडल्ट में तकरीबन 1.8 से 2 स्क्वायर मीटर्स प्रोफेसर। बॉडी वेट का करीब 15%। बिल्कुल दुरुस्त। और इस 1.8 स्क्वायर मीटर्स में कितने सेंसर्स होंगे? आपका क्या ख्याल है? मिलियंस तो होंगे ही, लेकिन एग्जैक्ट नंबर शायद कुछ मिलियन। फातिमा, सिर्फ आपकी जिल्द में 2 लाख से ज़्यादा कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, 5 लाख से ज़्यादा प्रेशर रिसेप्टर्स और हैरत अंगेज 3 मिलियन से ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स। ये तो सिर्फ कुछ किस्में हैं। 3 मिलियन पेन रिसेप्टर्स। सुभान अल्लाह, ये तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा है। और हर रिसेप्टर एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जैसे मर्कल सेल्स जो टेक्सचर और शेप को महसूस करती हैं, माइसनर्स कॉर्पस्कल्स जो लाइट टच और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए हैं, पेसिनियन कॉर्पस्कल्स जो गहरे प्रेशर और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करती हैं, और रुफीनी एंडिंग्स जो स्किन स्ट्रेच को बताती हैं। तो ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचती है इतनी तेजी से? हर रिसेप्टर अपने सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलता है और ये इम्पल्सेस नर्व्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं। कुछ सिग्नल्स 120 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हैं। 120 मीटर्स पर सेकेंड? ये तो F1 रेस कार से भी तेज है। मतलब हम किसी चीज को छूते ही फौरन महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल। और इस तेज़ी के पीछे एक पूरा न्यूरल नेटवर्क है जो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? मैं नहीं जानती प्रोफेसर, लेकिन ये जरूर है कि ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। इसकी कम्प्लेक्सिटी तो वाकई हैरत अंगेज है। यही तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं फातिमा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनकी अपनी ज़ातों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाए कि यही हक़ है। सूरह फुस्सलत आयत 53। आपकी अपनी ज़ात में, आपकी जिल्द में, आपके टच के एहसास में कितनी निशानियां पोशीदा हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ सरफेस देखते हैं, अंदर की गहराइयों को नहीं। और अभी तो हमने सिर्फ सतह खुराचा है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। प्रोफेसर, आपने नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरीज का जिक्र किया था। क्या टच से रिलेटेड भी कोई ऐसी डिस्कवरी हुई है? बिल्कुल फातिमा। 2021 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियान को मिला था, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर और टच की डिस्कवरी के लिए। ओह, मैं पीजो चैनल्स के बारे में जानती हूँ। पतापोटियन की टीम ने पीजो 1 और पीजो 2 चैनल्स को आइडेंटिफाई किया था, जो मैकेनिकली एक्टिवेटेड आयन चैनल्स हैं। शानदार! आप जानती हैं कि पाइजो 2 चैनल्स कितने संजीदा होते हैं? संजीदा तो होंगे, लेकिन कितने? पेसिनियन कॉर्पसल्स, जिनके अंदर पीजो चैनल्स होते हैं, इतनी कमज़ोरी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं जो सिर्फ 10 नैनोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट पैदा करें। 10 नैनोमीटर्स, ये आपके बाल के डायमीटर का 10,000वां हिस्सा है। 10 नैनोमीटर्स? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मतलब हम मॉलेक्यूलर लेवल पर भी महसूस कर सकते हैं? ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बल्कि ये चैनल्स हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, जिस्म की पोजीशन का एहसास में भी रोल प्ले करते हैं। एक ही प्रोटीन चैनल इतने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये एक मल्टी फंक्शनल नैनो सेंसर है।
हमारी सबसे एडवांस हैप्टिक टेक्नोलॉजी जैसे MIT का जेल साइट सेंसर जो ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री को डिटेक्ट करता है, वो भी 20 से 40 माइक्रोमीटर रेजोल्यूशन तक ही पहुंच पाता है, जबकि इंसानी फिंगरटिप्स 20 से 40 माइक्रोमीटर्स तक की स्पेशल रेजोल्यूशन में फ़र्क कर सकती हैं और वाइब्रेशन में 10 नैनोमीटर्स। बिल्कुल सही। हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी में पार्ट्स काउंट, एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, सेल्फ रिपेयर की सलाहियत और एनर्जी कंजम्पशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आप नंबर्स में फ़र्क बता सकते हैं? देखिए, एक इंसानी हाथ में मिलियंस की तादाद में रिसेप्टर्स और करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। एक रोबोटिक हाथ में शायद हजारों सेंसर्स होंगे। एफिशिएंसी में हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम मिलीवॉट्स में काम करता है, जबकि एक रोबोटिक सिस्टम को वॉट्स में पावर चाहिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी में बायोलॉजिकल सिस्टम 1000 गुना बेहतर है। कम अज कम ड्यूरेबिलिटी और सेल्फ रिपेयर। आपकी जिल्द कट जाए तो वो खुद ठीक हो जाती है। रोबोटिक स्किन को रिपेयर करना पड़ता है या रिप्लेस। डायनामिक रेंज, आप एक फेदर के टच और एक भारी चीज़ के प्रेशर को एक साथ महसूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स को इतना वाइड रेंज हैंडल करने में मुश्किल होती है। ये तो इंजीनियरिंग का एक लाइफ मिरेकल है। हम जो कुछ बना रहे हैं वो इसके करीब भी नहीं है। और ये सब कुछ हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कोई मैनुअल ट्यूनिंग नहीं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं। सुभान अल्लाह, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक से हो गया? लेकिन प्रोफेसर, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सब ग्रेजुअल चेंजेस और नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है कि शुरू में क्रूड रिसेप्टर्स थे, फिर वो बेहतर होते गए। अच्छा, तो चलिए इस पर गौर करते हैं। एक पीजियो चैनल प्रोटीन को ही ले लें। इसके लिए एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस चाहिए जो एक स्पेसिफिक RNA बनाए, जो फिर इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। फिर ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में सही जगह पर एम्बेड हो और मैकेनिकली एक्टिव हो, और फिर ये सिग्नल नर्व फाइबर तक पहुंचे और नर्व फाइबर ब्रेन तक। इस पूरे सिस्टम के लिए कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स चाहिए? रिसेप्टर प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, आयन चैनल फंक्शन, नर्व फाइबर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन प्रोसेसिंग एरिया, कम से कम 5-6 अहम कंपोनेंट्स। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी गायब हो तो क्या टच का एहसास मुमकिन है? नहीं, सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट्स एक साथ फुली फंक्शनल हालात में मौजूद होने चाहिए थे शुरू से। ग्रेजुअल एवोल्यूशन में हर इंटरमीडिएट स्टेप को सिलेक्टिव एडवांटेज देना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी अधूरा सिस्टम बेकार है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये सब कंपोनेंट्स एक साथ रैंडमली इवॉल्व हो जाएं? अगर हम हर प्रोटीन के रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी को 10⁻⁻70 से 10⁻⁻100 माने, तो 5-6 प्रोटीन्स का एक साथ आना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल की हद तक जाएगा, शायद 10⁻⁻300 से भी कम। बिल्कुल, सिर्फ प्रोटीन नहीं, बल्कि उनकी सही कॉन्फ़िगरेशन, सही लोकेशन और सही न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस। ये नंबर्स तो सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पर हैं। पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी तो एस्ट्रोनॉमिकल है, बिल्कुल ज़ीरो के करीब। ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है प्रोफेसर। मुझे लगा था कि मैं साइंस को समझती हूँ, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। प्रोफेसर, कुछ लोग कहेंगे कि ये सब अधूरा डिज़ाइन है या इम्परफेक्ट। जैसे हमें दर्द क्यों महसूस होता है? अगर अल्लाह ने सब कुछ परफेक्ट बनाया है तो दर्द क्यों है? ये एक आम सवाल है फातिमा। आप क्या समझती हैं, दर्द का मकसद क्या है? दर्द एक वार्निंग सिग्नल है। अगर हमें दर्द ना हो तो हम अपना हाथ आग में जलाते रहेंगे या किसी चोट पर तवज्जो नहीं देंगे, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही। दर्द एक बेहतरीन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर आपको दर्द ना हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और ख़तरनाक हो जाएगी। इसलिए दर्द का होना इम्परफेक्ट नहीं, बल्कि परफेक्ट डिज़ाइन का हिस्सा है जो हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ये बात तो सही है, मैंने इसे इस तरह से नहीं देखा था। और ये भी सोचिए, अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं लगती तो क्या ये इस बात का सबूत है कि उसका कोई डिज़ाइनर नहीं, या सिर्फ इस बात का कि हम उस डिज़ाइनर के मकसद को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे? दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर ये सब डिज़ाइन है तो ये इतना रोबस्ट क्यों नहीं है? हमारी जिल्द इतनी नाजुक क्यों है? आसानी से कट या बर्न हो सकती है।
अच्छा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी जिल्द स्टील की तरह मजबूत होती तो क्या होता? तो हम शायद कुछ भी महसूस ना कर पाते या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती। बिल्कुल, नाजुक होना उसकी सेंसिटिविटी के लिए ज़रूरी है, और इस नाजुकपन के बावजूद इसमें हीलिंग की सलाहियत है। जब आपको चोट लगती है तो आपको एहसास होता है कि आप एक लिमिटेड हस्ती हैं। ये इंसान को तवाज़ुन में रखता है, उसे एहतियात सिखाता है, और ये इंसान को अल्लाह की कुदरत और उसकी हिफाजत की ज़रूरत का एहसास दिलाता है। तो वल्नरेबिलिटी भी एक मकसद के तरह है। हर चीज का एक मकसद है। और तीसरा आम एतराज, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, कि ये सब ग्रेजुअल एवोल्यूशन से हुआ है। इसके लिए क्या रेफ्यूटेशन है? मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी तो है ही, और इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी। कोई भी अधूरा टच सिस्टम काम नहीं करेगा तो नेचुरल सिलेक्शन उसे सिलेक्ट कैसे करेगा? बिल्कुल। एक और पॉइंट है, स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि स्पेसिफाइड भी है। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है। जैसे एक किताब में लेटर्स रैंडमली नहीं होते बल्कि एक मीनिंग के साथ होते हैं। हमारे डीएनए में, प्रोटीन्स में, न्यूरल नेटवर्क्स में ये स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन हमेशा एक इंटेलिजेंट सोर्स से आती है। तो ये सिर्फ कम्प्लेक्सिटी नहीं, ये इंटेलिजेंट कम्प्लेक्सिटी है। एग्जैक्टली। और जो लोग रैंडम एवोल्यूशन की बात करते हैं वो इस इंफॉर्मेशन के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उनके पास सिर्फ टाइम और चांस का आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन टाइम और चांस इंफॉर्मेशन पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ मौजूदा इंफॉर्मेशन को शफल कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली, लॉजिकली और मैथमेटिकली ये रैंडम फॉर्मेशन के खिलाफ है। और यही वो मकाम है जहाँ साइंस और ईमान मिलते हैं। जब आप इल्म की गहराइयों में जाते हैं तो आपको हमेशा एक डिज़ाइनर की निशानियाँ मिलती हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र नहीं किया ताकि उनके पास दिल होते जिनसे वो समझते, या कान होते जिनसे वो सुनते? बेशक आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीने में हैं। सूरह अल हज 22:46। मेरा दिल वाकई रोशन हो रहा है प्रोफेसर। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये एक गहरा एहसास है। फातिमा, आपने टच के लिए अरेबिक रूट वर्ड क्या देखा है? LMS यानी लम्स। कुरान में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। और हिस भी, जिससे एहसास बनता है, यानी फीलिंग। कुरान में अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, बेशक हमने इंसान को एक मिली जुली नुतफ़े से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं, तो हमने उसे सुनने वाला, देखने वाला बनाया। सूरह अल इंसान सरा नंबर 76। क्या आपको नहीं लगता कि सुनने वाला और देखने वाला के साथ महसूस करने वाला भी शामिल है? ज़रूर, सेंसेस का जिक्र तो आम है, लेकिन इस आयत में आजमाए का जिक्र भी है। क्या हमारे सेंसेस का मकसद सिर्फ दुनिया में रहना नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है? बिल्कुल, अल्लाह ने हमें ये तमाम सेंसेस दिए हैं ताकि हम उसकी कुदरत और उसकी हिकमत को पहचान सकें, और जब हम इन निशानियों को पहचान कर शुक्रगुजारी करते हैं तो वो हमारे ईमान का हिस्सा बनता है। कुरान में अल्लाह ने इंसान को अपनी ज़ात में गौर करने की दावत दी है, जैसे सूरह अन-नहल 1678 में फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र करो। ये आयत तो सीधी साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ रही हैं। 1400 साल पहले जब लोग नैनोमीटर्स और पीजो चैनल्स का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, तब भी कुरान ने इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत दी थी। उस वक्त के लोग शायद इसकी साइंटिफिक गहराइयों को ना समझते हों, लेकिन वो इसकी हिकमत और अल्लाह की कुदरत को समझते थे। आज जब साइंस ने इन गहराइयों को खोला है तो कुरान की सच्चाई और भी वाज़ेह हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये तो एक मौजिज़ा है कि कुरान की हर बात मॉडर्न साइंस से कितनी ज़्यादा अलाइन करती है। ये इसलिए है कि कुरान उस ज़ात का कलाम है जिसने ये कायनात और इंसान को बनाया है, तो उसकी किताब और उसकी तख्लीक में
कोई तकरार नहीं हो सकती, बल्कि एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। मैंने हमेशा साइंस को फैक्ट्स का मजमुआ समझा था, लेकिन अब लगता है कि ये अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है, और जब ईमान मजबूत होता है तो वो एहसान की तरफ ले जाता है, अपने अमल, अपनी इबादत और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी। प्रोफेसर, आज की गुफ्तगू ने मेरी सोच को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। मैं अब अपने टच के एहसास को सिर्फ एक बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं समझती, बल्कि अल्लाह की एक असीम निशानी, एक मौजिज़ा समझती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मकसद है। जब हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जिल्द से महसूस करते हैं, तो हर एहसास में अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत की झलक नज़र आनी चाहिए। मैं अब अपने रिसर्च को एक नए नज़रिए से देखूंगी। सिर्फ डेटा और एनालिसिस नहीं, बल्कि इसमें छुपी हुई हिकमत और पर्पस को भी तलाश करूंगी। ये बहुत अच्छी बात है फातिमा। यही एक मोमिन साइंटिस्ट का शौक होना चाहिए। हर डिस्कवरी में अल्लाह की तारीफ करना, हर नई मालूमात में उसकी अजमत को पहचानना। तो हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं, बल्कि उस नॉलेज से अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। बिल्कुल। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका जिस्म कितनी बारीकी और हिकमत से बनाया गया है, तो आपकी नमाज में, आपकी दुआओं में, आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में एक नया रूहानियत आ जाती है। आप हर सांस में शुक्र अदा करते हैं। मेरी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना शुक्र का एहसास नहीं हुआ था। हर टच, हर एहसास अब एक याद दहानी बन गया है। और यही हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अल्लाह की निशानियों को पहचान लेते हैं, तो हम पर लाजिम हो जाता है कि हम दूसरों को भी इन निशानियों की तरफ मुतवज्जा करें, उन्हें भी गौर व फिक्र की दावत दें। मैं ज़रूर करूंगी प्रोफेसर। मेरी ये रिसर्च अब सिर्फ पीएचडी थीसिस नहीं, बल्कि अल्लाह की अजमत का एक सफ़रनामा बन गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म और ईमान में बरकत दे। याद रखिएगा, और ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं, और तुम्हारी अपनी ज़ातों में भी। क्या तुम देखते नहीं? सूरा अज़्ज़ारियात 51-20-21। हर लम्हा एक निशानी है, बस देखने वाली आँख और गौर करने वाला दिल चाहिए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन प्रोफेसर, आपने मेरी आंखें और दिल दोनों खोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, ये तो अल्लाह की रहमत है।